नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में टूट होने लगी है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने एनडीए को छोड़ने की घोषणा कर दी है। पारस ने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि आज तक हम एनडीए का हिस्सा थे, आज से अब हम एनडीए के सहयोगी नहीं हैं। बता दें, पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के भाई हैं और अब सवाल यह है कि क्या पशुपति पारस का एनडीए से दूर जाना बीजेपी और एनडीए को नुकसान करेगा। वरिष्ठ पत्रकार शैलेश कुमार का कहना है कि अगर पशुपति पारस आरजेडी के साथ गए तो थोड़ा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी उनके साथ पार्टी का एक हिस्सा है। नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति में लगातार हलचल मची हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान देकर हलचल को और तेज कर दिया है। उन्होंने कहा था कि बिहार में आने वाले चुनाव में एनडीए बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जीत हासिल करेगा। इसके बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी शुरू हो गई और अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू को आगाह किया है और कहा है कि वो इस टिप्पणी को गंभीरता से लें। तेजस्वी ने इसे बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार को एक और कार्यकाल से रोकने की गुप्त योजना का हिस्सा बताया, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। नीतीश पर नायब सिंह सैनी के बयान के बाद तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी की दोहरी नीति का सबूत बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफ नीतीश जी के साथ गठबंधन की बात करती है, दूसरी तरफ उनके अपने नेता खुलेआम सम्राट चौधरी को नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं। ये नीतीश जी और जेडीयू के लिए अपमानजनक है। जेडीयू को इस पर जवाब देना चाहिए कि क्या वो इस तरह की टिप्पणियों को बर्दाश्त करेंगे। तेजस्वी ने यह भी सुझाव दिया कि बीजेपी बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी अपने सहयोगियों को इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें किनारे कर देती है। हालांकि जेडीयू नेता कवर करने में लगे हुए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने नीतीश को बिहार में एनडीए की जीत का गारंटी बताया और साफ कहा कि अमित शाह खुद नीतीश के नाम पर सब स्पष्ट कर चुके हैं। नीतीश कुमार पर बीजेपी में बड़ा खेल सा चल रहा है। एक ओर से नीतीश को साइडलाइन करने की बात होती है और फिर दूसरी ओर से सफाई देकर मामला ठंडा किया जाता है। इसी कड़ी में अब सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगी। बता दें, नायब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी के नाम से ही सियासी हलचल तेज की। इससे पहले बीजेपी नेता अश्विनी चौबे नीतीश को बिहार से दिल्ली भेजने की मांग कर चुके हैं। कुछ महीने पहले डिप्टी सीएम भी कह चुके थे कि बीजेपी खुद के दम पर सरकार बनाएगी, तभी अटल जी का सपना पूरा होगा। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन बिल पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ है, जिसके कारण 3 लोगों की जान भी गई और सैकड़ों घायल हुए। सबसे डराने वाली खबर यह रही कि हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण हिंदू परिवारों के पलायन की सूचना आई। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि हिंसा के बाद धुलियान से 400 लोग पलायन कर गए हैं। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि सैकड़ों लोगों ने भागीरथी नदी पार कर मालदा में शरण ली है। स्थानीय प्रशासन ने दंगा प्रभावित परिवारों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की है और उन्हें स्कूलों में शरण दी है, जबकि नावों से आने वालों की मदद के लिए नदी के किनारे स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। मीडिया में दिखाई गई तस्वीरों में मुर्शिदाबाद के इलाकों में जली हुई दुकानें, होटल और घर दिखाई दे रहे हैं। बंगाल हिंसा में प्रभावित महिलाएं दर्दनाक कहानी बता रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला ने मीडिया से कहा कि हम धुलियान के मंदिरपाड़ा इलाके से भागे क्योंकि हमारे घरों में आग लगा दी गई थी और महिलाओं और लड़कियों के साथ बाहरी लोगों और कुछ स्थानीय लोगों के एक गिरोह ने छेड़छाड़ की थी। एक महिला ने कहा कि उन्होंने बम फेंके, हमें वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए दोषी ठहराया और हमें तुरंत अपने घर छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने हमारे घरों के पुरुषों को पीटा, हम अपनी जान के लिए डरे हुए थे और केंद्रीय बलों की मदद से अपने घरों को छोड़ा। एक दूसरे बुजुर्ग महिला ने कहा कि हमने हमलावरों के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी, जबकि हमने कोई गलत काम नहीं किया था। हथियार लहराते हुए हमलावरों ने बहुत अत्याचार किए। मैं, मेरा बेटा, बहू और पोता अपना कुछ सामान लेकर भाग गए, नहीं तो हम मर गए होते। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गैंगरेप के आरोपियों में से अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर बीजेपी का स्थानीय नेता बताया जा रहा है। आरोप है कि कासगंज में अपने मंगेतर के साथ घूमने आई एक युवती को 8 से 10 लोगों ने घेर लिया। युवती और उसके मंगेतर को पकड़कर दूसरी जगह ले गए, जहां मंगेतर को बंधक बनाकर उसके सामने युवती के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाया था और 5,000 रुपए लेने के बाद छोड़ा।
डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती, राहुल गांधी और बाकी दलों के नेताओं ने उन्हें याद किया। इस दौरान कार्यक्रम भी किए गए। दूसरी ओर बीजेपी यूपी में अंबेडकर जयंती को 13 दिनों तक मनाने की योजना बना रही है। मकसद है दलित वोटर्स को अपनी ओर खींचना और संविधान खत्म करने के नैरेटिव को खत्म करना। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार हो चुका है। इसके बाद उनके वकील विजय अग्रवाल ने कहा है कि वो इसके खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। मेहुल चौकसी के वकील ने बताया कि हम स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें छोड़ने की मांग करेंगे। उनका कैंसर का इलाज चल रहा है। बता दें, हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी और उनके भांजे नीरव मोदी पर सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक से करीब 13,500 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। तेलंगाना सरकार ने सोमवार को अनुसूचित जाति यानी एससी के आरक्षण में बदलाव करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश में एससी समुदाय को 3 भागों में बांटा गया है। तेलंगाना ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस आदेश की जानकारी जल संसाधन मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना सरकार ने अक्टूबर 2024 में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज शमीम अख्तर की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन ने ऐसी समुदाय की 59 जातियों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 15% के कुल आरक्षण के लिए 3 वर्गों यानी वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में बांटने की सिफारिश की थी। इस कानून को लागू करने से पहले रविवार को सचिवालय में कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई। सिफारिश को 8 अप्रैल को तेलंगाना के राज्यपाल की मंजूरी मिली थी। इसके बाद इसे 14 अप्रैल को लागू किया गया है। एससी वर्ग को पहले की तरह 15% ही आरक्षण मिलेगा, लेकिन अब इसे अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। अभिनेता सलमान खान को मिली धमकी के मामले में वर्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक ये मामला आईपीसी के सेक्शन 351(2)(3) के तहत दर्ज किया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। एक अज्ञात शख्स ने परिवहन विभाग के वर्ली ऑफिस के आधिकारिक नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर सलमान खान को मारने की धमकी दी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को कथित तौर पर कई बार धमकियां मिल चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि सेमीकंडक्टर टैरिफ पर उनका प्रशासन आज जानकारी देगा। उन्होंने ये बात एयरफोर्स वन विमान में मीडिया से कही। वहीं अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने यह भी कहा कि स्मार्टफोन और कंप्यूटर सहित बाकी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को रेसिप्रोकल टैरिफ से दी गई छूट अस्थायी है। लुटनिक ने बताया है कि इस तरह के शुल्क एक अलग सेमीकंडक्टर टैरिफ के तहत लगाने की योजना है। बता दें, ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में घोषणा की थी कि मोबाइल और कंप्यूटर सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी जाएगी। इसमें चीन से आया हुआ सामान भी शामिल होगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.